यह अडोल्फ हिटलर के प्रेरणा के लिए बहुत ही सरलीकृत व्याख्या होगी कि उन्हें जीत और शक्ति चाहिए थी। नाजी जर्मनी जिसमें उसकी शक्ति पहुंची थी, वह किसी भी अन्य समाज से अलग होने वाली थी। उनके नए आदेश में अवांछनीय माने जाने वाले गुणों वाले लोगों को हटा दिया गया। नया जर्मन लोग शुद्ध और अपने देश की भाग्य निर्धारित करने के लक्ष्य में एकजुट होगा, धरती पर सबसे महान राष्ट्र बनने के लिए। प्रौद्योगिकी, सैन्य, वैज्ञानिक दृष्टि से जर्मनी सभी की ईर्ष्या का विषय होने वाली थी। वह पुरानी विदेशी शक्तियों से अछूती थी जो उसके जागे में छोड़े गए टुकड़ों के लिए झगड़ती रहती थीं। जब हिटलर का हाथ नेता के रूप में फ्यूरर हर महाद्वीप के लिए विश्वव्यापी रूप से फैल गया। इस नए जर्मनी के केंद्र में उसकी राजधानी बर्लिन होगी, जिसे जर्मनी का नाम दिया जाना था। जर्मनी दुनिया में ही नहीं बल्कि सारे इतिहास में सबसे विकसित और समृद्ध शहर बन जाएगा। उसकी शानदारी पुरानी साम्राज्यों की प्रसिद्ध राजधानियों जैसे कि रोम और एथेंस को तुलना में केवल छाया में छोड़ देगी, और इस नए सुपर सिटी को विशाल ग्रैंड हॉल या लोगों के हॉल का नियंत्रण करेगा। हिटलर द्वारा कल्पित और अल्बर्ट स्पीयर द्वारा डिजाइन किया गया यह विशाल गुंबदाकार संरचना किसी भी मौजूदा संरचना को छोटा कर देगी, जो नाजी जर्मनी की शक्ति और क्षमता को उचित रूप से दर्शाती है। 1,80,000 नाजी जर्मन नागरिकों को बैठने की क्षमता रखने वाले यह रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका से 16 गुना बड़ा होगा, जिसका डिजाइन इसने अनुकरण किया, और यह समर्पित अनुयायियों से भरा होगा जो सभी फ्यूरर को व्यक्तिगत रूप से देखने और उन्हें तीसरी राइच के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते सुनने के लिए आएंगे। एक राइच जिसे हिटलर ने 1000 वर्षों तक चलने का वादा किया था। और फिर भी हिटलर के सत्ता में आने के सिर्फ 12 वर्षों के बाद इतिहास के सबसे महान शहर के इस सपने को सोवियत T-34 टैंकों के ट्रैक्स के नीचे तोड़ दिया गया। नाजी नेतृत्व को बच्चों और वृद्धों की भर्ती करनी पड़ी और लाल सेना को रोकने की कोशिश करनी पड़ी, जिसने शहर को घेर लिया था, जिसे पहले ही 5 वर्षों से सहयोगी बमबारी हमलों द्वारा कुचल दिया गया था, नाजी अत्याचार को मृत्यु का प्रहार देने की कोशिश में। यह बर्लिन के लिए युद्ध की कहानी है और अडोल्फ हिटलर की अंतिम स्थिति। दुनिया के युद्धों में आपका स्वागत है। 1940 के 7 जून के मध्य रात्रि के क्षणों में बर्लिन शहर के निवासियों ने शांतिपूर्वक नींद की। उनके मन में जर्मन युद्ध मशीन की लगातार सफलता की खबरों के साथ, जो उन्हें सिर्फ 20 वर्ष पहले वर्साई की बहुत घृणित संधि के साथ अपमानित कर चुके थे, जिसने महायुद्ध को समाप्त किया था। पोलैंड को काट दिया गया था एक समझौते के तहत, जिसने यूरोप को विभाजित किया और स्टालिन के साथ हिस्सा बांटा। दोनों तानाशाहों को सीमाएं बढ़ाने की इजाजत मिली। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, जो जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करने के बाद अभी अभी डंकर्क से वापस हटे, घायल और चोटिल थे। उन्होंने वहां अपने सारे उपकरण छोड़ दिए और हार अब अपरिहार्य थी, इसलिए वे अपने राष्ट्र की बचत की कोशिश कर रहे थे। एक शुक्रवार रात थी और एक युद्ध से पहले की वीकेंड की उत्सव शीघ्र शुरू होने वाला था। बर्लिन के नागरिक जश्न मना रहे थे कि वे संभवतः विश्व के सबसे शक्तिशाली शहर में रहते हैं, जिसकी साम्राज्यवादी प्रभाव पूर्वी यूरोप से अटलांटिक और स्कैंडिनेविया तक फैल चुका था। फिर भी उनके फ्यूरर की दूरदर्शिता स्पष्ट थी। जर्मनी के स्टालिन से समझौते ने यूनाइटेड किंगडम को कमजोर किया और अमेरिका के लड़ाई से बाहर रहने के निर्णय ने उन्हें अवरुद्ध करने से रोका। और फिर भी महिमा और विजय के सपनों ने उन युवा लड़कों के मन को व्यस्त कर दिया जिनके हिटलर युवा वर्दी उनके बिस्तर के बगल में सुंदरता से तैयार थी। उस रात शहर की ओर बढ़ते हुए यह याद दिलाता था कि कितनी भी असंभव संभावनाएं हों, आक्रमणकारी की दमनशीलता हमेशा से ही सबसे अधिक दबे हुए राष्ट्रों में भी स्वतंत्रता की चिंगारी को प्रज्वलित करेगी। उस रात जर्मन आकाश में अपने रास्ते को खींचते हुए एक अद्वितीयता थी। हमलावर सिर्फ एक फ्रांस नेवी का फार्मन NC-223 बॉम्बर था, जिसका नाम ज्यूल्स वर्न था। कप्तान हेनरी डेलियर ने अपने पायलट
हेनरी योनेट से कहा कि वे जैसे कि बर्लिन के टेम्पलहॉफ हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहे हों, फिर अंत में मैदान के ऊपर उड़े और नजदीकी सीमेंस फैक्ट्री की दिशा में कम ऊंचाई पर जाएं। युद्धकालीन स्थिति के बावजूद फ्रांस क्रू को देखकर हैरानी हुई। वे जब नजदीक आए, नीचे शहर की क्रिसमस चमक देखकर हैरान रह गए। लगा फ्लेयर नहीं चलाया गया। लक्ष्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए डैलियर ने अपने टीम को बम ड्रॉप करने का आदेश दिया, जबकि उसके उड़ान मैकेनिक और बम्बार्डियर ने यात्री द्वार से बम फेंकना शुरू कर दिया। इतनी कम ऊंचाई पर 521 पाउंड के बमों के विस्फोट उतने ही घातक थे जितने कि जर्मन गनर्स थे, लेकिन कौशल और थोड़ी सी भाग्यशालिता ने उन्हें अपने ही हथियारों द्वारा नष्ट होने की अपमानजनक स्थिति से बचा लिया। विस्फोट और आगों ने निद्रालु जर्मन गनर्स को जगाया। खोज लाइटें आकाश में चमकने लगीं। उनके बाद एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स ने भाग्यशाली हिट की आशा की, लेकिन असफल रहे। 1.5 घंटे के भीतर फ्रांस क्रू वापस ऑर्ली में थे। फ्रांस प्राधिकरणों ने छापा चलाने के प्रयास किए, परंतु विनाश की अधिकांश भावनाएं इसके प्रचार मूल्य को ध्वस्त कर दी। बर्लिन में नाजी सरकार ने तेजी से छापा छुपाया कि उनके गनर्स ने एंटी एयरक्राफ्ट अभ्यास में हिस्सा लिया था। हालांकि बहुत जल्द सच्चाई उस महान शहर के लोगों के लिए अपरिहार्य हो जाएगी। सच्चाई यह थी कि अब युद्ध उनके पास सीधे आ चुका था और यह केवल शुरुआत थी। कैप्टन डैलियर के हमले के बाद शहर ने युद्ध में नए एंटी एयरक्राफ्ट अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मन बम्बर्स ने ब्रिटिश एयरफील्ड्स पर बमबारी की, जिससे रॉयल एयरफोर्स को नष्ट करके वे अंग्रेजी चैनल को अवरोधित रूप से पार कर सकते थे। लेकिन एक समूह लुफ्तवाफे बम्बर्स ने गलती से लंदन को हिट किया। फ्यूरर ने जो इसका विरोध किया था। 25 अगस्त 1940 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रॉयल एयरफोर्स बम्बर्स को बर्लिन प्रतिकार के लिए आदेश दिए। यह एक छापा था जिसे जर्मन प्रचारकारियों ने निर्मित किया था और मंत्री जोसेफ गोबेल्स ने युद्ध समाप्त होने तक छिपाया था। क्रुद्ध हिटलर ने अपने बम्बर्स को आदेश दिया कि वे ब्रिटिश हवाई अड्डों की जगह शहरों पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे रॉयल एयरफोर्स को पुनर्निर्माण का समय मिले। हिटलर की इस भूल ने रॉयल एयरफोर्स को बचाने और यूनाइटेड किंगडम को बचाने में बहुत दूर तक योगदान दिया, जिसने देश को 1954 में यूरोप की अंतिम मुक्ति के लिए कूदने का काम करने दिया। बर्लिन युद्ध प्रयास के लिए इसके औद्योगिक और संगठनात्मक महत्व और प्रतीकात्मक मूल्य के कारण संघीय बम्बर्स का नियमित लक्ष्य बन जाएगा। हालांकि ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ बॉम्बर क्रू जल्दी ही शहर का दौरा करने से डरने लगे, क्योंकि इसे जर्मन लुफ्तवाफे के कुछ सबसे घनिष्ठ रक्षा का लाभ मिला। फिर 9 अगस्त 1921 को रॉयल एयरफोर्स बॉम्बर कमांड विक्षिप्त हो गई, क्योंकि जर्मन रेडियो दावा कर रहा था कि उनके विमानों ने वास्तव में पिछले दिनों शहर को हिट किया था। रात रॉयल एयरफोर्स विमान ने राजधानी को लक्ष्य नहीं बनाया। वास्तव में यह छापा सोवियत संघ की लाल वायु सेना द्वारा पहला किया गया था, जो हिटलर के लिए सोचने योग्य नहीं था, जिन्होंने सोवियत लोगों को हीन और ऐसी उपलब्धि के लिए असमर्थ माना। सोवियत संघ आधार कुछ हमले करेगा जब तक जर्मन सेना द्वारा नहीं नष्ट किए जाते। यह अंतिम बार नहीं होगा जब सोवियत विमान शहर पर हमला करेंगे। सोवियत संघ ने दिसंबर 1921 में शहर पर हमला किया। यूएसएएफ 1942 और 1944 के बीच यूके में अपनी बॉम्बर फ्लीट का निर्माण करेगा और फिर उन्हें खतरनाक दिन में छापेमारी पर बढ़ती ताकत के साथ भेजेगा। महत्वपूर्ण जर्मन ढांचे के खिलाफ उड़ान भरने में यह मार्च 6 1954 तक नहीं होगा, जब संयुक्त राज्य अमेरिका बॉम्बर शक्ति 612 को राजधानी में भेजेगी, लेकिन जर्मन रक्षा 69 का दावा करेगी। सहयोगी बॉम्बर अगले 12 महीनों में बर्लिन को अधिक बार यात्रा करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ये कहते हैं 1942 और 1944 बॉम्बर फ्लीट का निर्माण करेगा। हिटलर ने भेजेगा पत्र नहीं दिया। 14 हिंसा की संयुक्त राज्य अमेरिका बमबारी, 2 बच्चों के माता पिता और राजधानी। यह उतना ही सरल था। 1929 के समझौते के बावजूद, जिसने फ्यूरर के साथ विश्वासघात किया और सोवियत को पीड़ित किया, स्टालिन को लगा कि उसे उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाना चाहिए जिसने अपनी सेना को शहर में ले गया और हिटलर को पकड़ा।
चाहे वह मरा हुआ हो या जीवित। यह उनका अहंकार और स्थान का प्रदर्शन था, नाजियों के विरुद्ध सोवियत क्षतिपूर्ति का प्रमाण नहीं। जब परिस्थितियां स्टालिन की उम्मीदों के अनुरूप नहीं होती, सोवियत कमांडर जर्मनी से अधिक खतरनाक हो जाते थे। लाल सेना के लिए वास्तव में उन्हें पूर्वी और पश्चिमी सहयोगियों के बीच बर्लिन को लेने की दौड़ में खुद को चिंतित करने की जरूरत नहीं थी। पोत्सदाम सम्मेलन में यह सहमति बनी थी कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा, जहां बर्लिन स्थित था, युद्ध के बाद सोवियतों द्वारा कब्जा किया जाएगा और इस प्रकार पश्चिम में सर्वोच्च सहयोगी कमांडर जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर ने हिटलर की राजधानी को जीतने के लिए पुरुषों और उपकरणों की बलि देने में रुचि खो दी। अगर स्टालिन केवल इसलिए हजारों जीवनों की बलि चढ़ाना चाहते थे कि वह खंडहर बने बर्लिन के विजयी थे, तो आइजनहावर उन्हें ऐसा करने देते। स्टालिन, जो हिटलर के धोखे से आगाह थे, उन्हें शक था कि पश्चिमी सहयोगी समझौते का पालन नहीं करेंगे और वे बर्लिन को लेंगे। अगर स्टालिन पहले वहां नहीं होते तो वे पूर्वी जर्मनी का बड़ा हिस्सा कब्जा करने का प्रयास करते। बर्लिन पर कब्जा करके और जर्मन नेतृत्व को नष्ट करके बाकी सभी प्रतिरोध टूटेगा और वादे किए गए क्षेत्र को तेजी से हासिल किया जा सकता है। स्टालिन ने अपने साथियों पर छापने की आशा में शहर की जरूरत को पूरा करने के लिए इकट्ठा की गई बल को दो भागों में विभाजित किया। मार्शल ग्रेगोरी झुकोव केंद्र में और मार्शल इवान कोनेव दक्षिण में कमांड करेंगे। उनका विचार था कि उन दोनों को राइचस्टैग की दौड़ में डालना, जिसे स्टालिन मॉस्को में क्रेमलिन के समान मानते थे। विजेता को न केवल सम्मान मिलेगा बल्कि उसके साथ अतिरिक्त अनुग्रह भी, जो स्टालिन की पैरानॉइड दुनिया में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकता है। स्टालिन को यह पता था कि दोनों कमांडरों में कठिन प्रतिस्पर्धा है और उन्हें लगा कि यह तेज अंतिम विजय के लिए प्रेरणा देगा। विजय, यह तथ्य था कि दोनों पुरुषों को उनकी सेनाओं और सोवियत जनता की लोकप्रियता मिली, जो उन्हें प्राधिकरण के लिए संभावित खतरे बनाती थी। अतः उनमें से एक की असफलता द्वारा वह एक प्रतिद्वंद्वी को दोषारोपण करके समाप्त कर रहा था। यह खासकर झुकोव के लिए स्पष्ट था, जो स्टालिन के आदेश पर उसके खिलाफ चल रही एक गुप्त जांच का पता चल गया था, जिसमें तानाशाह भविष्य में उसके खिलाफ उपयोग कर सकता है। अप्रैल की शुरुआत तक स्टालिन के कमांडरों ने एक अकेले शहर के खिलाफ सबसे अधिक सैन्य आग्नेय शक्ति का संचय किया था, शायद ही इतिहास में। इसमें लगभग 2.3 मिलियन सैनिक, जिनमें लगभग 2 लाख पोलिश कम्युनिस्ट शामिल थे, 7,000 से अधिक विमानों, 6,000 टैंकों और 40,600 विभिन्न कैलिबर की तोपों द्वारा समर्थित थे। सेंट पीटर्सबर्ग शहर के आउटस्कर्ट्स पहुंचने पर सोवियत इसे घेरने की कोशिश करेंगे। इससे हिटलर को भागने या समर्थन प्राप्त करने से पहले धीरे धीरे शहर के रक्षकों की जान निकाल देंगे। ऑर्डर नदी की पूर्वी ओर अपनी स्थितियों को लेकर शब्द राइचस्टैग पर हवा में भरने लगे। अधिकारियों और राजनीतिक आयुक्तों द्वारा सैनिकों को प्रेरित करने और उन्हें याद दिलाने के लिए चिल्लाया गया कि यह उनके महान देशभक्ति युद्ध की अंतिम लड़ाई होगी। इतिहासकार नाजी जर्मनी के लिए युद्ध हारने के सटीक बिंदु पर बहस करना जारी रखते हैं। क्या लुफ्तवाफे की यूनाइटेड किंगडम युद्ध में विफलता ने रॉयल एयर फोर्स को नष्ट करने में असफलता और द्वीप राष्ट्र को डी-डे हमले के लिए कूदने की अनुमति दी? क्या हिटलर ने 1941 में अपने सेना अधिकारियों की सलाह के विरुद्ध सोवियत संघ पर और पर्ल हार्बर के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की थी? आप जो भी बिंदु को मानते हो, एक बात निश्चित है कि 1945 की शुरुआत तक जर्मनी में हर कोई जानता था कि युद्ध हार गया था, एक उल्लेखनीय अपवाद के साथ, हिटलर स्वयं। हिटलर को 1945 की 16 जनवरी को राइट चांसलरी के पास फ्यूरर बंकर में निवास करने के लिए मजबूर किया गया था। प्रचार के विपरीत युद्ध के दौरान फ्यूरर बर्लिन में शायद ही थे, पर वह फ्यूरर बंकर में रहने लगे थे। राजधानी शहर के बम से नष्ट होने, प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ तनाव, पार्किंसन रोग की शुरुआत और चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाओं के शक्तिशाली मिश्रण के परिणाम स्वरूप उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। जर्मन तकनीकी श्रेष्ठता में मजबूत विश्वासी होने के नाते उन्होंने यह विश्वास करने का पकड़ लिया कि आश्चर्य शस्त्र जैसे कि मी 227 जेट योद्धा, वीदो बैलिस्टिक मिसाइल और माउस सुपर भारी टैंक उलट देंगे। जर्मनी की संपत्ति की वास्तविकता से अलग हो रही थी।
क्योंकि आधारभूत ढांचा हथियारों के समर्थन के लिए संयुक्त बमबारी द्वारा धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा था। फिर भी निराशा के बावजूद समर्पण जर्मन नेतृत्व या जर्मन लोगों के लिए विकल्प नहीं लग रहा था। हिटलर, गोरिंग, हिमलर और अन्यों को यह समझ था कि समर्पण आत्महत्या के समान है, क्योंकि उन्हें उनके अपराधों की सजा की कोई संदेह नहीं था। बर्लिन वासियों के लिए सोवियत का उनके शहर में प्रवेश होने की समझ उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करती है। पहले ही पूर्वी जर्मनी के कब्जे क्षेत्रों में सोवियत अत्याचारों की कहानियां वापस आ रही थीं, और ये जोसेफ गोबेल्स के प्रचार मंत्रालय की उत्पादन नहीं थीं। स्टालिन ने लोगों से वेहरमाख्त द्वारा सोवियत क्षेत्र में की गई कार्यवाही पर जर्मन लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए कहा, जिससे हिंसा, लूट और बलात्कार हुए, जिसमें सभी आयु वर्ग शामिल थे। इस प्रकार बार बार बमबारी और गोलीबारी के बावजूद भी बर्लिन की जनसंख्या ग्रामीण शरणार्थियों के आगमन से बढ़ी, क्योंकि शहर ने क्षेत्र में बचे दुर्गीकृत स्थलों की पेशकश की। हिटलर ने फ्यूरर बंकर से शहर की सुरक्षा का नियंत्रण संभाला। अप्रैल में वायरलेस और टेलीफोन संवाद कठिन हो गया, चूंकि शहर जर्मन सेना के अधीन था। हिटलर, गोरिंग, हिमलर आदि को पता था नाजी नेता को 13 वर्ष के संदेशवाहक लड़कों पर भरोसा करना पड़ा सेनाओं को संदेश पास करने के लिए। हालांकि उनके पास उनके खिलाफ इकट्ठा सोवियत बलों की तुलना में तिहाई शक्ति कम थी, लेकिन जर्मनी को शहर के बाहर रक्षात्मक कब्जे के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, जिससे वे सोवियत हमले को धीमा कर सके। शहर के बाहर वेहरमाख्ट के जनरल गोथार्ड हाइनरिच युद्ध के अंत में विस्तुला की कमान संभाल रहे थे। वेहरमाख्ट के युद्ध नीतिज्ञ जर्मन सैनिक जनरल गोथार्ड हाइनरिच ने अनुमानित किया कि ऑर्डर सीमा के पार सोवियत लाल सेना मुख्य रूप से समुद्र निम्न ऊंचाइयों पर हमला करेगी, जिसे झुकोव ने बर्लिन के द्वार के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने सोवियत बलों को रोकने के बजाय एक जटिल योजना बनाई थी, जिसमें एंटी टैंक खाइयां, माइनफील्ड्स और मजबूतीकृत स्थितियां थीं, जिससे वे सोवियत बलों को कम कर सकते थे जब वे दूसरी और तीसरी रक्षात्मक लाइन की ओर वापस हटते थे। उन्होंने दूसरी और तीसरी रक्षात्मक लाइन हटाने, नजदीकी जलाशय से पानी छोड़ने और क्षेत्र को बाढ़ में बदलने के लिए इंजीनियरों को निर्देश दिए। इसके साथ जर्मन 2वें सेना के आगमन से बर्लिन की रक्षा मजबूत हुई, जो पहले डैनजिग में बंद थी। सोवियत लाइनों के एक खुलाव से ऑर्डर के किनारों पर अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर बढ़ती थी। जर्मन युद्ध कोटि इकाइयां जो शहर की रक्षा में लंबे समय तक रही, और उनमें युद्ध के उत्कृष्ट टैंकों की संख्या थी, जैसे कि सक्षम पैंजर पादों से लेकर बहुमुखी राजा टाइगर्स और पैंथर्स। आदर्श परिस्थितियों में ये टैंक सोवियत 30-4 की अधिक संख्या और यहां तक कि भारी IS-2 को संभालने के लिए अधिक से अधिक होते, लेकिन अधिक अभियांत्रिक वाहनों को भारी रखरखाव और निरंतर स्पेयर पार्ट्स की धारा की आवश्यकता होती थी, जो दोनों इन निराशाजनक समयों में बढ़ते रूप से कम हो रहे थे। जर्मन द्वितीय सेना ने शहर में अपनी स्थिति बनाए रखी थी, लेकिन युद्ध के दौरान हिटलर स्वयं कई बार अपने प्रतिभाशाली कमांडर्स की सबसे बड़ी बाधा बने। अपने बंकर से निरीक्षण करते हुए फ्यूरर ने माना कि शहर के बाहर जमा हो रही लाल सेना केवल एक डिकॉय है और असली सोवियत लक्ष्य प्राग है। ऑटो वॉन बिस्मार्क के शब्दों का स्मरण कर, जिसने प्राग पर नियंत्रण पाया, उसने यूरोप पर नियंत्रण पाया। उन्होंने 5 अप्रैल को 4 अनुभवी पैंजर इकाइयों को शहर की सुरक्षा के लिए दक्षिण भेजा, उनके योजनाओं के हाइनरिट्जी के साथ, जिस पर वे निर्भर थे। इन तैयारियों की जटिलता और घनत्व के बावजूद बचे हुए जर्मन वेहरमाख्त में से कुछ लोगों ने यह विश्वास किया कि यह सिलो हाइट्स के पश्चिम में कुछ 56 मील दूर राजधानी शहर पर धड़ाधड़ बरसने वाले सोवियत जगन्नॉट को थोड़ी देर और देरी करेगा। लाइन के माध्यम से एक बार वे शहर पहुंचने से पहले केवल छोटी जर्मन इकाइयों का सामना करेंगे। शहर में सोवियत ज्वारभाटा से बचने वाले लोग, साथ में लुफ्तवाफे और जर्मन नेवी के सदस्य भी रहेंगे, जो अब अपनी सेवाओं में अधिकतर निष्क्रिय हैं। विमानों और जहाजों के हुए नुकसान को देखते हुए 1944 के अंत में जब नाजियों के लिए युद्ध कठिन हो गया, तो 60,000 वोल्क्सटर्म पुरुषों ने मिलिशिया समूह स्थापित किया। वोल्क्सटर्म की पंक्तियों को 16 से 60 वर्ष के शारीरिक रूप से स्वस्थ पुरुषों ने भरा, जो पहले से ही सैन्य सेवा में नहीं थे, चाहे वे बहुत युवा या बूढ़े हों या घरेलू मोर्चे पर आवश्यक कौशल रखते हों। इन पुरुषों को बर्लिन के 92 बटालियनों में तैनात किया गया था।
हालांकि सिर्फ तीनों में से एक के पास वास्तविक हथियार थे। ये हथियारधारी बाहरी क्षेत्रों में थे, जबकि बाकी लोग अंदरी क्षेत्रों में थे और उन्हें सोवियत के खिलाफ चाकू, डंडे आदि का उपयोग करने की उम्मीद थी। स्थानीय नाजी अधिकारियों द्वारा नेतृत्व की गई पंक्तियों में उनके अंतिम लड़ाई के लिए उन्माद डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत से लोगों में निराशा थी कि उन्हें लड़ने के बावजूद सोवियतों द्वारा मारा जाएगा। इसलिए वे उत्तम कोशिश कर रहे थे कि वे जितने अधिक लोगों को सुरक्षित ले सकें। जर्मन राजधानी की सुरक्षा केवल मूल निवासियों ने नहीं की थी। कहानी में अक्सर अनदेखा गया कारक है उन अनेक प्रो नाजी सेनाओं की भागीदारी जो अब मुक्त हो चुके अपने गृह देशों में वापस लौटने की आशा नहीं रख सकते थे, मुकदमे और संभावित फांसी के भय के बिना। अन्यों के बीच स्वीडन के 1वें लातविया डिवीजन की एक बटालियन, डेन, स्वीडन, नॉर्वे और SS स्वयंसेवक पांजर ग्रेनेडियर डिवीजन नॉर्डलैंड से डच, साथ ही SS शार्लमेन के 30 वे वाफ्न ग्रेनेडियर डिवीजन से फ्रांस थे। इसके अलावा रक्षकों में 1923 में ब्लू डिवीजन के वापसी के बाद पूर्वी मोर्चे पर वेहरमाच्ट के भीतर सेवा करने वाली स्पेन से एक कट्टर एंटी कम्युनिस्ट स्वयंसेवक इकाई, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला करने वाले कई सैकड़ों स्पेनिश भी शामिल हैं। ऑर्डर के पश्चिम में सर्वश्रेष्ठ विदेशी इकाई में से एक ब्रिटिश फ्री कोर्प्स थी, जो SS के कुछ ब्रिटिश युद्धबंदियों से मिलकर बनी थी, जिन्हें सोवियत संघ से लड़ने के लिए मनाया गया था। यह विवादित है कि इन पुरुषों ने बर्लिन के रक्षा में क्या भूमिका निभाई। वास्तविक शक्ति या कौशल की कमी के कारण अधिकांश जर्मन कमांडर्स ने कोई कार्यवाही नहीं की। वे तत्पर हो गए पश्चिमी सहयोगियों के पास समर्पित होने के लिए, जहां उन्हें छिपना या सामना करना पड़ेगा। स्टालिन की नजरों में रहते हुए झुकोव ने अप्रैल 16 की प्रातः काल में अपनी चाल चली। रूसी सैन्य ने लंबे समय से घोषणा की है कि तोपखाना युद्ध का देवता है और उसने उस दिन इतिहास की सबसे बड़ी तोपखाना बारेज के साथ हमला शुरू करके स्पष्ट रूप से इस दैवत्व का आह्वान किया। उनकी कमान के तहत पहले बेलोरूसी फ्रंट में 9,08,000 पुरुष और 3,155 आर्मर वाहन थे, जबकि प्रतिद्वंद्वी कोनेव का यूक्रेन फ्रंट उनके दक्षिणी फ्लैंक की सुरक्षा करता था और कॉन्स्टेंटिन रोकोसोवस्की का दूसरा बेलारूस फ्रंट उत्तर की सुरक्षा करता था। आधे घंटे तक सोवियत सैनिकों के सामने जमीन मिट्टी और पत्थर के टॉवर में बदल गई, जिसे हवा में उछाला गया, इससे पहले कि सोवियत स्तंभ बढ़ने लगे। सोवियत आग का शानदार प्रदर्शन ने हाइनरिची के कई रक्षकों के पहले से वापस जाने की वास्तविकता को ढक दिया। जर्मनी ने हमले के बाद एक रूसी कैदी को पकड़ा, जिसने उन्हें झुकोव की योजना के बारे में जानकारी दी, जिससे हाइनरिची ने अपनी रक्षा की तैयारी और सेना का स्थानांतरण किया। शुरू से ही सोवियत की आगे बढ़ने में कठिनाई हुई। वसंत के पिघलने, जर्मन बाढ़ और झुकोव के अपने बाराज द्वारा उत्पन्न की गई दलदल ने वाहनों और सैनिकों को धीमा कर दिया या कुछ स्पष्ट मार्गों पर यातायात जाम में फंसा दिया, जिससे उन्हें जर्मन टैंक, एंटी टैंक गन और जर्मन नौवें सेना की तोपखाना के लिए आसान शिकार बना दिया। निराश होकर झुकोव ने अपने सैनिकों को त्वरित भेजने का निर्णय किया, प्रतिद्वंद्वियों की दक्षिण में प्रगति से चिंतित होकर, जो अब उसे पीछे छोड़ गए थे। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दृश्य प्रथम विश्व युद्ध के दृश्य की तरह ऊंचाइयों पर बढ़ने लगे। सोवियत सैनिक मैल में मर रहे थे। दिन के अंत तक उनकी प्रगति केवल 5 मील या 8 किलोमीटर तक ही हुई थी और जर्मन की दूसरी और तीसरी रक्षात्मक लाइनें अभी भी उनके सामने थीं। स्टालिन के कार्यवाही की धीमी प्रगति पर झुकोव ने सैनिकों को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। सोवियत संघ के नेता ने उसे चेतावनी दी कि वह कोनेव को बर्लिन हमले की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। यदि स्थिति नहीं बदलती तो वे दौड़ जीत जाते हैं। वास्तव में कोनेव के पहले यूक्रेन मोर्चे ने 17 तारीख तक जर्मन के दक्षिणी फ्लैंक के नष्ट होने की धमकी दी थी। इसने हाइनरिची को वापसी पर बाध्य किया, वरना उनके सैनिकों का घेरा जाने और नष्ट होने का खतरा था, जिसमें भागने की संभावना नहीं थी। 18 अप्रैल को कोनेव और झुकोव को मार दिया गया। 18 अप्रैल को कोनेव और झुकोव ने जर्मन रक्षकों पर फिर से हमला करने का आदेश दिया। प्रगति धीमी थी, परंतु उत्तर में रोकोसोवस्की की सेनाएं साइलो की ऊंचाई पर काबिज हो गईं और फिर हाइनरिची से लड़ी। फिर से कुछ स्थानों में मात्र कुछ मील की जमीन ही ली गई थी,
जबकि जमीन पर हजारों सोवियत मृतकों से भरी हुई थी। अंत में 19 अप्रैल को जर्मन लाइन बस और अधिक नहीं ले सकी। 19 अप्रैल को जर्मन लाइन ने अधिक नहीं सह सका। जर्मन आर्मर यूनिट्स बड़ी संख्या में आ रहे सोवियत आर्मर से घिर गई थीं, चाहे वे कितने ही लाल सेना के टैंक नष्ट कर दिए हों। जल्द ही उनके खुद के वाहन खराब होने लगे या ईंधन समाप्त होने लगा, और 30,000 से अधिक मृतकों के बावजूद जैसे कि एक ज्वार लहर लाल सेना को रोका नहीं जा सका और उन्होंने अंतिम जर्मन रक्षात्मक लाइन को ओवररन कर दिया। बर्लिन के द्वार खुले थे। लाल सेना और जर्मन राजधानी के बीच मात्र 56 मील दूर सिर्फ विरले जर्मन प्रतिरोध के थैले थे जो मुख्य बल द्वारा छोड़े गए थे जब वे राजधानी की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। नाजी तानाशाही के खिलाफ यूरोप में युद्ध अपनी चरम सीमा को पहुंचने वाला था, जहां नष्ट हुए शहर की ओर भागने की कोशिश करते हुए नौसेना घेर ली गई थी। शहर पर हुए विनाश के बावजूद बर्लिन को तोड़ना लाल सेना के लिए कोई आसान काम नहीं था। वास्तव में जबकि रक्षकों द्वारा शहर में बचाव बनाए गए थे, विशेषकर राइचस्टैग और राइट चांसलरी भवन के चारों ओर, जिसके नीचे फ्यूरर बंकर था, बमबारी का अनपेक्षित प्रभाव टैंकों के लिए आवश्यक सड़कों को क्रेटर और मलबा से अवरुद्ध कर देना था, जबकि एक ही समय में इमारतों को घातक प्रहार के लिए आदर्श छिपने की जगह बना देना था। विडंबना यह थी कि यह 2 वर्ष पहले स्टालिनग्राद में स्थिति का लगभग उलटा था। एकमात्र अंतर यह था कि सोवियतों के पास मनुष्य शक्ति में ताकत थी और उन्हें क्रूर शीतकाल के साथ सामना नहीं करना पड़ा। शहर की ओर जर्मन सेनाओं के उत्तरजीवियों का पीछा करते हुए 20 अप्रैल को सोवियत तोपखाना अंततः राजधानी की पहुंच में था। 20 अप्रैल के दिन प्रतीकात्मकता सोवियतों से खोई नहीं गई। हिटलर का जन्मदिन था, युद्ध का अंत नहीं। जैसे ही गोले शहर के उत्तरी उपनगरों के आउटस्कर्ट्स पर गिरने लगे, हरमन गोरिंग लुफ्तवाफे के धमाकेदार प्रमुख ने युद्ध के दौरान जमा की गई कुछ कीमती कला को बचाने के लिए कई सैन्य ट्रकों का पूर्ण उपयोग किया, इससे पहले कि वह अपने घर को नष्ट कर दें ताकि यह सोवियत हाथों में न गिरे। फिर उन्होंने हिटलर के जन्मदिन मनाने के लिए फ्यूरर बंकर गए। सड़कों के माध्यम से यात्रा करते हुए गोरिंग ने युवा और वृद्ध से लेकर कैदियों और दास श्रमिकों तक के सक्षम नागरिकों द्वारा तैयारी का निरीक्षण किया। जब हिटलर ने ऑपरेशन क्लॉज़विट्ज़ की स्थापना की, एक व्यापक 33 पृष्ठ की योजना जो अपरिहार्य रूप से गिरने वाली अपनी राजधानी की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। बैरिकेड निर्माण में शामिल लोग या हथियारों के प्रशिक्षण देने वाले निराशा में समर्पण करते हुए खुद को प्रेरित करना कठिन पाते थे। प्रक्रिया पर विश्वास करने वाले कम थे। वे जिस तैयारी में लगे हुए थे, उनमें से एक ना इतना मजेदार मजाक था कि सोवियतों को शहर को कब्जे में लेने में 2 घंटे और 15 मिनट लगेंगे, बैरिकेड को तोड़ने में 15 मिनट और उन पर हंसने के लिए 2 घंटे। हिटलर के कई ऊपरी वर्गों ने उसके जन्मदिन पर उसे शुभकामनाएं दी और वफादारी की बात की, लेकिन उनमें से कई भागने की योजना बना रहे थे। गोरिंग अपने ओबरसाल्जबर्ग एस्टेट की ओर जा रहे थे, जहां उन्होंने बावेरिया के प्रतिरोध आंदोलनों की योजना की थी। हाइनरिच हिमलर, एसएस के नेता और होलोकॉस्ट के घिनौने कार्यों के जिम्मेदार, ने गुप्त रूप से विश्व यहूदी कांग्रेस के सदस्यों से मिलकर समझौते की कोशिश की थी, जिससे वह खुद और अन्य नाजियों को बचा सकता था, जो अभी भी जर्मन कब्जे में यहूदी कैदियों की रिहाई पर निर्भर थे। आगामी दिनों में हिटलर का पतन होगा, जिन्होंने उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाया जब वफादारी की सबसे अधिक जरूरत थी। हिटलर ने अपने आंतरिक वृत्त खोने के उपरांत बवेरिया पर अपनी सेना के साथ हमला किया और दोपहर में युवा सदस्यों, जिन्होंने सोवियत के साथ युद्ध में बहादुरी दिखाई, को मेडल दिए। कुछ ने अनुपयुक्त वर्दी पहनी थी, मरे हुए लोगों से ली गई वर्दी के बावजूद छिद्रित वर्दी। यह उनकी अंतिम सार्वजनिक वचन था। उसी दिन उसे बताया गया कि सोवियत संगठन का अनुमान है कि वे अगले 1 दिन में शहर को घेर लेंगे। अगली सुबह हिटलर ने लुफ्तवाफे को पूर्वी सोवियत तोपखाने पर हमले के लिए निर्देश दिए। बवेरिया, जहां अधिकतर जर्मन तैयारियां नष्ट हो रही थीं, बचे हुए विमान असल में सोवियतों पर मधुमक्खी के काटने से भी कम थे, जो शहर पर तोपखाने से बहुत जोरदार हमला करते रहे। कोनेव की सेनाओं ने दक्षिण में वेहरमाख्ट के जोसन कमांड पोस्ट को नष्ट किया, जिसके चलते उन्हें पोत्सदाम में स्थानांतरित करना पड़ा। उसी दिन सच्सेनहाउज़न कैंप से 30,000 कैदियों को आगे बढ़ती सोवियत सेना से दूर ले जाया गया ताकि वहां की घटनाएं छिपाई जा सकें।
कैद के कारण क्षीण होने के बावजूद मौत की मार्च में गिरे कई लोग या तो थकान से मर गए या फिर उनके पहरेदारों ने मार दिया। इसी बीच हिटलर यह मानकर काम कर रहे थे कि यदि वह इस 11वें घंटे में एक प्रतिक्रिया तैयार कर सकते हैं तो वह अपने पक्ष में ज्वार वापस मोड़ सकते हैं। उन्होंने स्वीडनन ओबरग्रुपेनफुरर फेलिक्स स्टाइनर से कहा, एब बर्लिन और बाल्टिक सागर के बीच हर संभव व्यक्ति स्टेटिन और हैम्बर्ग तक को खींच लिया जाना है। यह शुद्ध कल्पना थी, केवल एक निराश पुरुष की बकवास जिसने वास्तविकता से संपर्क खो दिया था। अगले 48 घंटों में शहर की पूर्वी सीमा का अधिक हिस्सा कोनेव और झुकोव के हाथ लग गया। अब एक अजीब मोड़ पर बर्लिन के निवासी पश्चिमी सहयोगियों के पैराट्रूपर्स के आकाशीय हमले की कामना कर रहे थे, जैसे कि जर्मनी के साथ ही। दावा किया गया है कि कुछ स्थलों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत सैनिकों की लड़ाई शुरू हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध 3 बड़ी शक्तियों के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आरंभ होने से समाप्त होगा। हालांकि स्टालिन ने अपने दोनों कमांडरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया था, उनके बीच योजनाबद्ध विभाजन रेखा को विल्हेल्मस्ट्रासे सरकारी तिमाही के पास डिप्लोमैटिक स्टेशन के रूप में अनहाल्टर बाहनहोफ में बदलकर राइट्सटैग को फिनिश लाइन बनाया गया था, जिसे स्टालिन ने नाजी शक्ति की सीट माना। हालांकि यह वास्तव में राइट चांसलरी भवन था। राइट्सटैग 1933 में आग के कारण मुख्यतः अप्रयोगी हो गया था। यह परिवर्तन झुकोव के पक्ष में संतुलन को समान करने में मदद करता था। हालांकि पहले से ही सोवियत यह सीख रहे थे कि रक्षक कितने कट्टर हैं, क्योंकि वे बढ़ती कठिनाई से सामना कर रहे थे। प्रमुख रूप से 88 मिलीमीटर गन और टाइगर एक टैंक की गन समेत एंटी एयरक्राफ्ट गन जर्मन सेना पर उपयोग की गई थीं। ये गन्स मजबूत टावरों में रखी गई थीं और अक्सर अंति टैंक रूप में उपयोग होती थीं। सोवियत टैंकों को बड़ी क्षति पहुंचाती थीं। भारी टैंक IS-2 भी पीड़ित हुए। संकीर्ण सड़कों में मनोवर करने में असमर्थ होकर उन्हें वहीं मजबूर कर दिया जहां रक्षक अपनी आग को आग्रही वाहनों पर केंद्रित कर उन्हें नष्ट कर सके। नष्ट टैंक साथियों के लिए रोड ब्लॉक बने। यहां वोल्क्सस्टर्म और हिटलर युवा सदस्यों ने व्यक्तिगत एंटी टैंक हथियारों से सुसज्जित साहसिक घातक हमले जोड़े थे। ऐसी ही गति थी जिसमें दोनों सोवियत कमांडर दौड़ जीतने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। कई टैंकों ने पैदल सेना के बिना शहर में प्रवेश करके हमलों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित की, जिसकी भारी कीमत चुकाई गई। युद्ध और शहरी युद्धों में टैंकों का बार बार उपयोग देखा गया था। दुश्मन से टैंकों को सड़क युद्ध में अक्सर मुश्किल होती थी, क्योंकि वे उच्च इमारतों की शीर्ष पर या संकीर्ण सड़कों में अपनी तोप या गोलाबारी को नहीं घुमा सकते थे। इस बिंदु पर सोवियत नौसेना लड़ाई में उलझ गई। 23 अप्रैल से 25 तक सोवियत नौसेना के डनीपर फ्लोटिला की छोटी नावें स्प्री नदी को पार करके युद्ध क्षेत्र में 16,000 से अधिक सैनिकों और 100 तोपों को पहुंचाई। यह मिशन खतरनाक था, क्योंकि नावों पर गोलीबारी हुई और उन्हें जर्मनी द्वारा डाली गई बाधाओं का सामना करना पड़ा। लाल वायु सेना ने भी शहर के बढ़ते हुए घेरे का समर्थन करने के लिए अपनी कार्यवाहियों को बढ़ाया। 1941 में नेतृत्व की कमी, पुराने विमान और तकनीक के साथ आशाहीनता के दिन समाप्त हुए। 1945 की लाल वायुसेना एक विशाल सुधार थी, जिसमें कहीं अधिक सक्षम विमान और एक कोर था। युद्ध परीक्षित कमांडर्स ने साबित तकनीकों का उपयोग करते हुए समय समय पर अपने विशाल संख्यात्मक लाभ का पूरी तरह से लाभ उठाया। उन्होंने कठिन भूमि हमला विमान का उपयोग करके तीव्र निकट वायु सहायता मिशनों का कार्यान्वयन किया और हिटलर ने क्लॉज़विट्ज़ के तहत कई बैरिकेड और दुर्गीकृत स्थितियों को बम किया। पच्चीस अप्रैल को दोपहर में सोवियत सेना के 2 स्तंभ शहर के उत्तर पश्चिम में केत्जिन नगर की ओर एकजुट हुए। एक झुकोव के पहले बेलारूस फ्रंट का था, दूसरा कोनेव के पहले यूक्रेन का। घेराबंदी पूरी हो गई थी। पिछले कुछ सप्ताहों में नाजी पार्टी के सदस्यों और शहर के नागरिकों ने फ्यूरर बंकर से शहर छोड़ने का अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए खोज की थी, ताकि वे निर्भय होकर भाग सकें। अब वहां कोई बचाव नहीं था। लाल वायुसेना 1 घंटे में शहर पहुंची। कोनेव की सेनाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों से संपर्क किया,
जिसने हिटलर के आसपास संयुक्त फंदे के बंद होने का संकेत दिया। लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। दो सोवियत कमांडरों के बीच दौड़ अभी भी पूरी तरह से जारी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पत्रकार एंड्रयू टली, बॉस्टन ट्रैवलर, और वर्जीनिया इरविन, सेंट लुइस पोस्ट, ने बर्लिन की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए जीप चलाई और शहर के आउटस्कर्ट्स में वोडका पी और पारंपरिक वोडका खाया। कोनेव की सेनाएं बर्लिन में संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों के साथ रूसी पेस्ट्री से मिलीं, जिससे सरकारें नाखुश हुईं। बर्लिन के अंदर रक्षकों को शायद कभी से अधिक अलग थलग महसूस हुआ होगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ घेरा नहीं गया था, बल्कि मुख्य नाजी रेडियो स्टेशन डॉइचलैंड सेंडर अंततः अनियमित प्रसारणों के दिनों के बाद चुप हो गया। दुनिया लगभग उन्हें उनकी भाग्य के हवाले कर रही थी। फ्यूरर बंकर में शराब, दवाओं के दुरुपयोग और अपराध ने रूसी नागरिकों को जकड़ लिया। लाल वायुसेना ने शहर पहुंचने की क्षमता दिखाई जब निवासी ने विनाश से निपटने की कोशिश की। बंकर के बाहर भूखमरी दुश्मन के बराबर बड़ी खतरा बन रही थी। 16 वर्षीय अरमिन लेहमान हिटलर युवा के रूप में संदेशवाहक सेवा कर रहे थे, जिसमें खतरनाक गोलीबारी, बमबारी और शहर के सोवियत स्नाइपरों का निरंतर खतरा था। उन्होंने दो पुरुषों को एक जीवित घोड़े को खाने के लिए काटते देखा, जो कि पीड़ा की चीखों से अनभिज्ज थे। लड़ाई को निर्देशित करते हुए फ्यूरर ने देखा कि 27 अप्रैल के बाद सकारात्मक खबरें हर रोज कम हो रही थीं। उस समय से उसने सिर्फ वह नक्शा देखा जो धीरे धीरे कम होते उसके नियंत्रण वाले शहर के हिस्से और उसके बंकर की ओर बढ़ती लाल सेना को दिखा रहा था। इसमें यह भी जोड़ दिया गया कि अब उसके आदेश मैदान में अनदेखे जाने लगे थे। वह पहले ही अपनी पसंदीदा एसएस के खिलाफ असफलता से परेशान था। इससे उसका पहले से ही तनावग्रस्त दवाओं से भरा हुआ मन यह सवाल पूछ रहा था, वह अब किसका फ्यूरर नेता था। 2008 अप्रैल को जर्मन सेना ने बर्लिन के घेरे को तोड़ने के लिए अंतिम प्रयास किया। जनरल वेंग की एक्स कोर ने शहर के बाहर सोवियत लाइन पर हमला किया और हार गई, शहर को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। पहली बार हिटलर ने भी वही माना जो बाकी सभी स्वस्थ मन वाले लोग महीनों पहले ही समझ चुके थे। नाजियों ने युद्ध हार दिया था। हालांकि पहले ही लाल सेना द्वारा कब्जे किए गए शहर के हिस्सों में नेताओं के लिए नई समस्या उठी। उसके कई सैनिक शराबखोरी, लूट, हत्या और जर्मन महिलाओं और लड़कियों की विशाल बलात्कार में शामिल हो गए थे। इसे जर्मन कैद से बड़ी संख्या में कैदियों को छोड़ने, बढ़ती हुई रक्तरंजित सोवियत बलों में संख्या बढ़ाने के लिए सीमा की सेवा में दबाने, उनकी प्रतिशोध की प्यास लगभग अशांत करने से बढ़ाया गया था। जर्मन महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अनुशासन उल्लंघन और अत्याचार हुए। उनके अधिकारी नागरिकों पर भयावह क्रियाएं कर रहे थे, लेकिन ऐसे अपराधों के लिए हल्की सजा दी जाती थी। वे अपने कर्तव्यों में बाधा डालते हैं और राइट्सटैग के दौड़ में भाग लेते हैं। उक्त दौड़ में स्टालिन ने फिर से हस्तक्षेप करके झुकोव की विजय का निर्णय लिया था। स्टालिन ने कोनेव और पहले यूक्रेन मोर्चे के सैनिकों को पश्चिमी क्षेत्र में सावनी प्लैक पर पुनर्निर्देशित किया और उन्हें केंद्रीय बर्लिन में टियरगार्टन के परे शहर के शेष क्षेत्रों को साफ करने का कार्य सौंपा। कोनेव को सांत्वना पुरस्कार के रूप में बताया गया कि उनके सैनिक प्राग का काबिज होंगे। स्टालिन ने झुकोव को महिमा का मौका दिया हो सकता है, पर उन्हें मालूम था कि अगर वे राइचस्टैग के पुरस्कार को जल्दी नहीं हथियाते तो उनके नेता की नजर में वे नाकाम हो सकते हैं। वह तीसरी शौक सेना इमारत पर हमला करने जा रही थी, लेकिन उसके पथ में स्प्री नदी और उसका विशाल पत्थर का पुल था, जो दोनों सिरों पर नाकाबंदी, विस्फोट के लिए खदान और कांटेदार तार सहित अन्य बाधाओं से घिरा हुआ था। पुल के दक्षिण में डिप्लोमैटिक क्वार्टर और गृह मंत्रालय की इमारतें खंडहरों, बंदूक की जगहों और माइनफील्ड्स की श्रृंखला से सुरक्षित थीं। राइचस्टैग की खिड़कियां क्षेत्र का दृश्य प्रदान करती थीं, लेकिन कई को छोटे बंदूक के पोर्ट्स के अलावा ईंटों से बंद कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद 19 अप्रैल की सुबह लाल सेना के सैनिकों ने राइचस्टैग के पास एक आर्मर कार पर गोली चलाई, लेकिन वे इसे रोकने में विफल रहे। माइकल वागनर, एक वकील जो फ्यूरर के लिए विशेष कार्यवाही पर थे, अपनी कानूनी फर्म से ईवा ब्राउन की शादी के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने के लिए कार चला रहे थे। यह विवाह हिटलर की तरफ से उस महिला के प्रति एक अंतिम स्नेह भाव था, जिसने उनके साथ इतने समय तक शाब्दिक रूप से, कठिनाई के अंत तक सभी को पता था कि यह जीवन की छोटी शादी होगी, कम से कम उन लोगों के लिए जो भागने का प्रयास नहीं कर रहे थे और अब तैयार थे
कि वे कैसे सब कुछ समाप्त करेंगे। लाल सेना की स्नाइपर रेंज के अंदर आने से पहले जिस महान इमारत को उड़ा दिया जा रहा था, विस्फोट किया जा रहा था और गोली मार दी गई थी। जब हिटलर और ईवा ने अपने विवाह के वचन लिए तो सोवियत आर्मर ने स्प्री को पार करने वाले पुल पर बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। यह कदम अक्सर प्रहार से पहले तोपखाना बारेज के बिना लिया जाता है, जर्मनी को असतर्क करने की उम्मीद में, परंतु जर्मन मोर्टार क्रू पहले ही पुल पर निशाना साध चुके होते हैं और टैंकों पर विनाश बरसाते हैं। बाद में सोवियतों ने फिर से पुल पार करने की कोशिश की। इस बार उन्होंने भारी और बेहतर आर्मर के टैंक का उपयोग किया। नजदीकी फ्लैग टावर से स्वीडनन एंटी टैंक गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन फिर से अपना घातक काम करने लगे और पुल जल्दी ही सोवियत आर्मर के लिए एक जंक यार्ड बन गया। लाल सेना ने कुछ समय के लिए इसे सुरक्षित रखा, लेकिन अंततः उन्हें स्वीडनन द्वारा हटा दिया गया और 9 जर्मन पैराशूट डिवीजन के सदस्यों के अचानक आगमन से लुर्तर रेलवे स्टेशन पर वापसी की चुनौती हुई। सुबह 10 बजे हिटलर को युवा दूत ने बताया कि सोवियत टैंक अब आधा किलोमीटर से भी कम दूर थे और 30 मिनट में लाल सेना ने इसे सुरक्षित कर लिया। लाल सेना ने थोड़ी देर के लिए इसकी सुरक्षा की और फिर 30 मिनट में एक रेडियो सिग्नल गुब्बारा गिरा दिया। फ्यूरर बंकर अब हमेशा के लिए बाहरी दुनिया से रेडियो संपर्क से बाहर था। अब जर्मनी के पास केवल शहर के केंद्र का एक खंड था, जो कुछ क्षेत्रों में मात्र 1 मील चौड़ा था और इसकी प्रारंभिक बल के लगभग 30,000 उत्तरजीवियों द्वारा बचाया गया था। पूरे दिन सोवियत पैदल सेना का आगे बढ़ना जारी रहा, जिसमें जेस्टापो मुख्यालय और पुलिस प्रेसिडियम तक पहुंचने में सफलता मिली, जिसमें कुछ का अत्यंत करूट कक्ष युद्ध हुआ, जिसमें योद्धाओं को बायोनेट्स का सहारा लेने के लिए करीब होना पड़ा। दिन के युद्ध के दौरान 220वें गार्ड्स राइफल रेजिमेंट के ध्वजवाहक सार्जेंट निकोलाई मासिलोव ने लांडवेहर नहर की विपरीत ओर एक 3 साल की जर्मन लड़की की रोने की आवाज सुनी। साथियों की आवरण फायर के सहारे उन्होंने मृत मां के पास लेटी लड़की तक पहुंचने में सफलता पाई और लड़ाई से दूर ले गए। उनके काम की स्मृति में उन्हें शहर के ट्रेप्टोवर पार्क के सोवियत युद्ध स्मारक में एक बच्चे को बचाने वाले सोवियत सैनिक की प्रतिमा में आजीवन याद किया गया। शहर के अन्य स्थान पर एक अकेला खोदा हुआ टाइगर टैंक पोट्सडैमर पुल को पार करने की कोशिश कर रहे सोवियत आर्मर के साथ हावी हो रहा था। इसलिए कुछ सोवियत सैनिकों ने सोचा कि वे अगले टैंक की सुरक्षात्मक परत को पार करने के लिए तेल और धुआं डिब्बों से छिपाएं। इस प्रकार जब पुल अनिवार्य रूप से आग में लग गया, जर्मनी ने मान लिया कि यह अक्षम है और उनके दुर्ग की ओर बढ़ते हुए इसे कम ध्यान दिया। उन्होंने अपनी गलती का बोध करते ही टैंक ने हाहाकार मचा दिया। जर्मनी को व्याकुल करते हुए सोवियत कवच विरोधी पार हो गया और विपरीत पक्ष को सुरक्षित कर लिया। अगली सुबह हिटलर को सूचित किया गया कि शहर के लिए युद्ध के पास केवल कुछ घंटे बचे थे। जर्मन सेनाओं के पास हथियार, गोलियां, खाना और शरीर समाप्त हो रहे थे। हिटलर ने अंततः अपने आंतरिक वृत्त के सदस्यों को शहर में अपनी किस्मत आजमाने की अनुमति दी, यदि वे चाहें, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे सुरक्षा के लिए कहां जा सकेंगे। शहर के लिए लड़ाई के दौरान और उससे पहले कई निवासियों या सैनिकों ने सोवियतों के हाथों अपनी भाग्य का डर मान लिया। सटीक आंकड़ों का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 1945 के अप्रैल में शहर में कम से कम 4,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। 30 अप्रैल को 1530 बजे इस संख्या में 2 और जोड़ने के लिए अडोल्फ हिटलर और उनकी पत्नी अपने ही हाथों से मरने पर हिटलर ने दुनिया को उस भयानकता के लिए न्याय से वंचित कर दिया जिसके लिए उन्होंने इतनी नफरत और घृणा की थी। ऊपरी दुनिया में राइट्सटैग की ओर धक्का जारी रहा जब झुकोव ने युद्ध की देखरेख की। सुबह भवन पर 3 हमले हुए, सभी को पीछे हटा दिया गया, किंतु अज्ञात रूप से संचार में त्रुटि के कारण या अधीर स्टालिन को शांत करने के प्रयास के भाग के रूप में झुकोव ने मॉस्को को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, 3वें शौक सेना की इकाइयों ने दुश्मन की प्रतिरोध को तोड़कर आज 30 अप्रैल 1945 1425 घंटे पर राइट्सटैग को कब्जा किया है और उस पर हमारा सोवियत ध्वज फहराया है। यह पूरी तरह से असत्य था, क्योंकि सोवियत अभी भी बाहरी चौक में लड़ रहे थे और इसने उस पर और उसके लोगों पर इसे जितनी जल्दी संभव हो सके सच बनाने के लिए और अधिक दबाव डाला। दोपहर भर इसके रक्षकों को हटाने की कोशिश में अनेक लोग इमारत पर फेंके गए। अंततः लगभग 2250 घंटों के बाद
सार्जेंट येगोरोव और कंटारिया विशेष बैनर पार्टी के साथ लाल बैनर नंबर के साथ। 5. इमारत के पिछले हिस्से तक अपने रास्ते लड़ने में सफल हुए और एक सीढ़ी चढ़ी सोवियत झंडा एक दरार में घुसा दिया। हालांकि इमारत का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया और झंडा घंटों में ही जर्मनी द्वारा नीचे उतार दिया गया, क्योंकि लड़ाई अगले दिन तक जारी रही। वह अगला दिन एक मई था। मई दिवस और सोवियत कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक। यह वह दिन था जब दुनिया को पता चला कि हिटलर मर चुके थे। शेष रक्षकों और सोवियतों के बीच युद्ध विराम की चर्चा करने की प्रयासों के बावजूद संघर्ष निरंतर चलता रहा अगले दिन तक। विभिन्न सोवियत इकाइयों के सैनिकों ने हालांकि प्रसिद्ध ब्रांडेनबर्ग गेट तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। एक लाल बैनर लहराई, जिसे फिर महास्मारक के ऊपर किसी ब्रॉन्ज घोड़े के एक छेद में रखा गया। प्रचार मंत्री जोसेफ गोबेल्स और उनके परिवार की आत्महत्या शायद सबसे भयानक थी। उनकी पत्नी मगदा ने अपने 6 बच्चों को जहर दिया और फिर उन दोनों ने 2 मई 1945 को शाम 20:30 बजे राइट चांसलरी भवन के बगीचे में आत्महत्या की। झुकोव की पहली बेलारूस फ्रंट और कोनेव की पहली यूक्रेन ने साविन्ही प्लाट्स पर अपनी पहली इंटरफ्रंट सीमा पर फिर से मिला, जहां एक पैंजर डिवीजन को नष्ट किया गया था, जो पिछली रात अपने विफल ब्रेकआउट प्रयास से पहले वहां जमीन रख रहा था। लड़ाई हर जगह थी और उन दोनों को राइट चांसलरी की लड़ाई में मार दिया गया था। नाजी बर्लिन अब और नहीं था। बजाय इसके उसकी बम से उड़े हुए सड़कें, बर्बाद घर, खोखले ऐतिहासिक भवन और खुदाई किए गए पार्क अब सोवियत संघ के बैनर और झंडों में लिपटे हुए थे, जो खूनी लाल थे। लड़ाई के अंत का मतलब उत्तरजीवियों के लिए पीड़ा का अंत नहीं था। शहर बर्लिन और सोवियत अधिकृत जर्मनी में महिलाएं डर की जिंदगी जी रही थीं। ऐसा देखने को मिला था क्योंकि मध्ययुगीन युग के बाद एक बड़े पैमाने पर सामूहिक बलात्कार हुए। सोवियत युद्ध संवाददाता भी देखे गए दृश्यों से डर गए थे, लेकिन उन्हें सोवियत नायकों की छवि की सुरक्षा के लिए सेंसर किया गया था, जो बर्लिन को जीता था। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि एक महिला को एक दिन में 70 बार बलात्कार किया जा सकता है। सोवियत सैनिकों द्वारा कैद किए गए जनवरी से अगस्त 1945 के बीच शारीरिक और यौन उत्पीड़न, हत्या और आत्महत्या से 2 लाख जर्मन महिलाओं की मृत्यु हुई। हस्तक्षेप करने वाले जर्मन को मार दिया गया। चाहे रिपोर्टों को सेंसर किया जाए, सोवियत सैनिक अपने प्रतिशोध को जाहिर करते थे। एक ब्रिटिश पत्रकार ने रिपोर्ट की कि एक सोवियत मेजर ने युद्ध के बाद उससे कहा, हमारे साथी इतने यौन भूखे थे कि उन्होंने 60, 70 और 80 साल की महिलाओं का बलात्कार किया, चाहे वे आश्चर्यजनक हो या खुशी के लिए। सोवियत प्रशासन ने जल्दी ही अपने पुरुषों को नियंत्रित किया, लेकिन यह आम था कि सोवियत अधिकारी रात भर जीप और कारों में सड़कों पर घूमते रहे, एक छोटे ग्रुप के साथ संभावित पीड़ितों की तलाश में, तकरीबन 1954 तक, जबकि बर्लिन गिर चुका था। जब यूरोप में 8 मई तक युद्ध जारी था, उस समय तक जर्मन सेनाओं ने सोवियत संघ की भूमि पर कब्जा कर लिया था। वेस्टर्न लातविया में 1/4 मिलियन नाजी और विरोधी सोवियत सेनाओं को घेर लिया गया था, जो अब सोवियत संघ का हिस्सा था।
इसे मजाकिया तौर पर सोवियत सेनाओं के लिए शस्त्रधारी युद्ध बंदियों की शिविर कहा जाता है, क्योंकि वे वहां से नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हथियार डालने से इनकार किया। समूह अंततः 10 मई को समर्पण कर दिया। हालांकि तब भी कुछ छोटी संख्या जो जानते थे कि उन्हें सोवियतों द्वारा यातना और मार दिया जाएगा, उन्होंने लाल सेनाओं के खिलाफ माहों बाद तक एक छापेमारी युद्ध जारी रखा। जर्मनी की तरह बर्लिन को भी विजयी सहयोगियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों में विभाजित किया गया। हालांकि शहर सोवियत कब्जे में पूर्वी जर्मनी के भीतर था। यह स्टालिन और उनके पूर्व सहयोगियों के बीच काफी तनाव का स्रोत था। युद्ध के बाद उन्होंने जून 1954 में शहर के सभी भूमि मार्ग बंद कर दिए। पश्चिमी सहयोगियों ने नागरिकों को खिलाने के लिए एक बड़ा हवाई ऑपरेशन किया, जिसमें उनके विमानों ने पहले मौत बरसाई, अब जीवन लाया। यह बर्लिन हवाई अड्डे के रूप में जाने जाने पर शीत युद्ध की शुरुआत और एक नए अध्याय का संकेत देता है, जो एक शहर की राख पर शुरू होता है, जो कभी इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष के केंद्र में था। यह विश्व के युद्ध हैं